इवनिंग, कैसे हैं दोस्तों आप लोग? रवि, आरुषि, उमेश, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो परफेक्टली क्लियर है? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। रवि, आरुषि, उमेश, राम राम भाई, रोशन, सुनील, कमल, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बाकी स्टूडेंट भी आ जाते हैं, फिर अपने सेशन को हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। चैट को एडजस्ट कर लेते हैं फिर। आओ भाई, चैट को एडजस्ट कर लें। ठीक है, चलो सेशन को शुरू करें। गुड इवनिंग नीतू, गुड इवनिंग ज्योति, ज्योतिर्माया, रवि, रजत, चौरसिया, बिट्टू भाई, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। राहुल, चलो भाई सेशन आज का स्टार्ट करें। मुझे बताइए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था दोस्तों। अपनी एक क्लास अपनी नहीं हो पाई थी फ्राइडे को, उसका कारण ये था, फ्राइडे वाली क्लास में दोस्तों ये इशू आ रहा था कि बहुत बरसात है। देखो अब पहाड़ों में दोस्तों क्या है कि बरसात भी बहुत तेज हो रही है। गर्मी इस बार बहुत पड़ी तो बरसात भी बहुत बहुत हो रही है। भर भर के बरसात हो रही है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो नदी है उनका जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है उससे ऊपर पानी आ गया है। दीपक, गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग कृष्णा। चलिए सभी स्टूडेंट जुड़ गए हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था जरा मुझे कमेंट में बताइए। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी, ये स्टील लेक्चर नंबर कौन सा है? स्टील का ये लेक्चर नंबर कौन सा है दोस्तों ये? हाँ 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 हाँ। तो इसका मतलब आज मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक, लेक्चर नंबर 5 है ये आज का ना। स्टील लेक्चर नंबर 5। स्टील लेक्चर नंबर 5। स्टील का ये लेक्चर नंबर 5वां है, ठीक है। तो सेशन को शुरू करें। ठीक है, चलो देखो, तो एक चीज बस ध्यान रखिएगा, अगर मैं आप लोग को बोलूं परमिसिबल स्ट्रेस जो था, परमिसिबल स्ट्रेस जो है, ठीक है, एक्सियल टेंशन में, एक्सियल टेंशन में कितना था दोस्तों? 60% ऑफ यील्ड स्ट्रेस था।
60% ऑफ यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। और देखिए बेंडिंग टेंशन में कितना था, बेंडिंग टेंशन में कितना था दोस्तों, सिग्मा ए टी, सिंबल इसका सिग्मा ए टी, सिग्मा बी टी, ये कितना है दोस्तों, 66% ऑफ यील्ड स्ट्रेस है। उसके बाद एवरेज शियर में कितना है, एवरेज शियर में दोस्तों है, एवरेज शियर टाउ एवरेज, परमिसिबल स्ट्रेस इन एवरेज शियर कितना है दोस्तों, 40% ऑफ यील्ड स्ट्रेस। और आपका मैक्सिमम शियर के बाद बियरिंग स्ट्रेस जो आपका है, सिग्मा पी है ये, है ना, सिग्मा पी है ये। सिग्मा पी में दोस्तों वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.75 FY, 0.75 FY, यस और नो, क्लियर है, 0.75 FY। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है दोस्तों, वाई, वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी more in, why factor of safety is more in shear than tension, चाहे वो बेंडिंग हो चाहे एक्सियल हो। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप देख रहे हो यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था दोस्तों, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था, जल्दी जल्दी मुझे बताओ, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.67 का था, यहाँ 1.51 का था ना, 0.40, अब यहाँ 1.33 का था, 1.33 का, 0.40 डिवाइड करना जरा, जरा 0.40 डिवाइड करना, 1/0.40, 2.5 आएगा ये, 2.5 आएगा। तो शेयर में तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने 2.5 ले लिया, मगर मगर आप देखो बहुत ध्यान से, शेयर में तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने 2.5 लिया है, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखो बहुत कम है कि नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि परमिसिबल वैल्यूज जो हैं शेयर में तो बहुत ज्यादा हैं और एक्सियल में कम है, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचने वाला विषय है ना ये, यही क्वेश्चन है। वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज मोर इन शेयर देन इन टेंशन, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए स्टील क्या है, एक डक्टाइल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है, स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है कि ब्रिटल मटेरियल है, अभी बताओ यार जल्दी जल्दी। स्टील एक स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है जो कि वीक होता है शियर में और स्ट्रांग होता है टेंशन और कंप्रेशन में। तो कोई चीज अगर किसी चीज में वीक है तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लोगे कम लोगे, हाँ ये इसका कारण है ना। स्टील इज अ स्टील इज अ स्टील कैसा मटेरियल, स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, इट इज वीक इन शियर, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एंड कंप्रेशन, हेंस फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज मोर इन शियर, क्लियर है, बढ़िया, चलो लिख लेते हैं। स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, weak in shear, weak in shear and strong in tension and compression, strong in tension and compression, strong in tension and compression, ठीक है, hence factor of safety is more in shear, is more in shear। क्या ये लॉजिक समझ में आया, और यही लॉजिक आपका आरसीसी में भी लगता है दोस्तों, बुझे।
आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोस्तों कहां पर ज्यादा है, एक्सियल में कि बेंडिंग में। अगला क्वेश्चन ये है, बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी is more in axial tension than bending tension। यार क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन है ये, अब सोचो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहां पर ज्यादा है, एक्सियल में कि बेंडिंग में, ये आपको सोचना है। इसका लॉजिक यहां पर छुपा हुआ है, देखो। ये देखिए, ये देखो, इस पे दोस्तों मैंने लगाया एक्सियल टेंशन, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का जो स्ट्रेस डायग्राम है वो क्या होगा, सारे फाइबर स्ट्रेस्ड होंगे। सारे फाइबर इक्वली स्ट्रेस्ड होंगे, हाँ या ना। सारे फाइबर इक्वली स्ट्रेस्ड होंगे कि नहीं होंगे। एक्सियल टेंशन में सारे फाइबर इक्वली स्ट्रेस्ड होते हैं। अब देखो, अब दिख रहा है, ठीक है। मगर बेंडिंग में दोस्तों क्या होता है, बेंडिंग में क्या होता है, जब यील्ड होती है तो टॉप और बॉटम फाइबर यील्ड करते हैं। ये देखिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां ज्यादा, यहां पर कम, यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, ज्यादा है। यहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है, क्यों कम है, देखो जब फेलियर हो रहा है सारे फाइबर एक साथ फेल होंगे, यहां पर सिर्फ टॉप और बॉटम फाइबर फेल होंगे। तो अभी भी कुछ फाइबर हैं जो लोड ले सकते हैं, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा लोड और भी बढ़ा सकते हो, इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। एट द टाइम ऑफ फेलियर इन एक्सियल टेंशन ऑल फाइबर रीचेस टू द यील्ड, but in bending only top and bottom fiber reaches to the yield, hence factor of safety is less in bending than in axial tension। अब बात समझ में आई। in axial tension all fiber reaches to yield simultaneously, एक साथ, but in bending only top and bottom fiber reaches to the yield। क्लियर है, समझ में आया। in axial tension in axial tension all fibers reaches to yield stress simultaneously, but in bending only top and bottom fiber reaches yield।
Hence factor of safety is less. Hence factor of safety is more in axial. In axial. देखो समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आया भाई? क्या लॉजिक है भाई? एक में सारे फाइबर ही फेल कर जा रहे हैं, एक में सिर्फ टॉप एंड बॉटम फाइबर फेल कर रहे हैं, तो आपके पास बाकी सारे फाइबर तो बचे हैं, तो आप उसमें लोड बढ़ा दो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम कर दो। ये लॉजिक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लिखिए फटाफट, लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, डिजाइन ऑफ कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। लिख लिया दोस्तों? लिख लिया आप लोगों ने? लेंथ के अलोंग लोड एक्ट होगा तो एक्सियल टेंशन आएगा, एंड लेंथ के परपेंडिकुलर लोड एक्ट होगा तो सर ये स्ट्रेन डायग्राम है क्या सर? एक्सियल में स्ट्रेस डायग्राम है यार, ये स्ट्रेस डायग्राम है। यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच रहे हैं ना, यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच रहे हैं तो ये स्ट्रेस डायग्राम होगा ना, और स्ट्रेन डायग्राम तो लीनियर होता है ना, स्ट्रेन डायग्राम तो लीनियर होता है। ये स्ट्रेस डायग्राम है दोनों। दोनों स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है। लिख लिया? आगे बढ़े? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया? देखो लॉजिक आपको समझ में आया दोस्तों? पूरे सोम में यही होता है, पूरी आरसीसी पढ़ लेते हैं, पूरी स्टील पढ़ लेते हैं। लोड अनइवन है मतलब, लोड अनइवन है का क्या मतलब होता है? मुझे बताओ, लोड अनइवन बता दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आप क्या कहना चाह रहे हो।
क्वेश्चन ये था ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ ज्यादा क्यों है, यहाँ कम क्यों है, यही तो क्वेश्चन था। अब लोड आपको भाई, अगर आप एक्चुअल में देख रहे हो तो एक्चुअल में लगाओगे, है ना। स्ट्रेन लीनियर, ये तो स्ट्रेस डायग्राम है ना, स्ट्रेस डायग्राम है। ये वाला फाइबर यील्ड पे पहुंच गया, ये वाला फाइबर यील्ड पे पहुंच गया, यहाँ वाले टॉप और बॉटम फाइबर यील्ड पर पहुंचे हैं। अबे याद कर लो तुम, ये याद कर लो। स्ट्रेन लीनियर के हम असम्पशन मानते हैं ना, कोई सेक्शन अगर प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी वो प्लेन रहेगा, कोई कोई सेक्शन अगर प्लेन है तो एक्सियल लोड लगा रहे हैं तो भी वो प्लेन रहेगा। ये असम्पशन मानते हैं हम लोग, इसे बर्नौली असम्पशन बोलते हैं। चलिए अगले हेडिंग डाल दिए, डिजाइन ऑफ कनेक्शन। डिजाइन ऑफ कनेक्शन, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखो, कनेक्शन का मतलब क्या हुआ, आपने दो मेंबर लिए और उन्हें जोड़ा। कैसे जोड़ रहे हो आप, कनेक्शन बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, या तो वेल्ड से या रिविट से या फिर बोल्ट से। बात समझ में आई। मेंबर को कैसे जोड़ोगे आप, या तो रिविट से या वेल्ड से या फिर बोल्ट से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इन स्टील स्ट्रक्चर डिफरेंट एलिमेंट आर ज्वाइंट बाई कनेक्शन। इन स्टील स्ट्रक्चर, इन स्टील स्ट्रक्चर different element are joined by different element are joined by connection, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं, which are option A riveted connection, riveted connection, bolted connection, और welded connection। रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन, बात समझ में आ गई। तो इसमें पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे रिवेटेड कनेक्शन की। रिवेटेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन। हाँ, डिजाइन ऑफ कनेक्शन तीसरा चैप्टर है ना, चैप्टर थर्ड आ गए हैं हम लोग। अब यही चैप्टर सबसे बड़ा है, कनेक्शन वाला। फिर टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर, वो सब छोटे छोटे हैं। लिख लिया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ बना लीजिए दोस्तों आप लोग।
शैंक डाई ऑफ रिविट, या इसे नॉमिनल डाई ऑफ रिविट भी बोलते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से, इस लेंथ को बोलते हैं ग्रिप लेंथ। अब डायग्राम का सिलसिला चालू हो रहा है दोस्तों, डायग्राम का सिलसिला अब चालू हो रहा है। चलिए, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर लिखूं ये क्या है दोस्तों, डायामीटर ऑफ रिविट होल, क्या है दोस्तों ये, डायामीटर ऑफ रिविट होल। फाई क्या है, शैंक डायामीटर है। तो मुझे बताओ डी बड़ा होना चाहिए, फाई बड़ा होना चाहिए। डी क्या है आपका, डायामीटर ऑफ रिविट होल। डी बड़ा होना चाहिए, फाई बड़ा होना चाहिए दोस्तों, डी बड़ा होगा। डी बड़ा होगा किससे, फाई से, तभी तो आप कनेक्शन बना पाएंगे, तभी तो कनेक्शन बना पाएंगे, यस और नो। और एक और चीज देखिए बहुत ध्यान से, एक और चीज, अगर मैं ग्रिप लेंथ और शैंक लेंथ के बारे में बात बताऊं, तो शैंक लेंथ दोस्तों बड़ी होगी ग्रिप लेंथ से, यस और नो। शैंक लेंथ जो होगी बड़ी होगी किससे, ग्रिप लेंथ से। क्या ये बात समझ में आ गई, शैंक लेंथ आपकी किससे बड़ी होती है, ग्रिप लेंथ से बड़ी होती है, तभी तो कनेक्शन बन पाएगा। अब देखो, अब एक चीज देखो, तो ये एक मेटल का पीस होता है, मेटल का पीस, इसे आप यहाँ इंसर्ट करते हो, नीचे से हैमरिंग करते हो, तो ये ऐसा शेप ले लेता है, तभी तो शैंक लेंथ बड़ी होगी किससे, ग्रिप लेंथ से। क्या इतनी बात समझ में आई, ये तीनों चीज समझ में आई, यस और नो। देखिए, हेड के बेसिस पे इसे बोलते हैं स्नैप हेड, देखो स्नैप हेड, पैन हेड, काउंटर संक हेड, काउंटर संक हेड, और ये क्या है, दिस इज राउंड काउंटर संक हेड, राउंड काउंटर, राउंड काउंटर संक हेड। तो हेड के बेसिस पे हम रिविट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये स्नैप, पैन, काउंटर संक हेड और राउंड काउंटर संक हेड। क्या ये सारे डायग्राम समझ में आ रहे हैं रिविटेड कनेक्शन के, यस और नो। सारे डायग्राम आप बनाइए, फिर एक एक पॉइंट लिखते हैं, फिर एक एक पॉइंट लिखते हैं, सारे डायग्राम आप बनाइए, फिर एक एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तो देखो स्टील में दोस्तों क्या है, आपका टाइम जाएगा डायग्राम बनाने में, ये ध्यान रखिएगा, आपका समय जाएगा डायग्राम बनाने में, आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिए। बनाइए फटाफट, जितने डायग्राम बने हैं बोर्ड पे सारे बनाइए।
बना लिया दोस्तों? बना लिए? राइट का कंप्लीट नहीं दिख रहा, चलो देखते हैं अभी। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, इसे इधर कर देते हैं। अब देखो दोस्त, दिख रहा है? चलिए, संजय लिख लिया, प्रियांशु, रवि। तो ये रिविट है। ये क्वेश्चन भी कई AEJE एग्जाम में पूछा गया है। हेड के बेसिस पे रिविट को कैसे क्लासीफाई करते हैं? स्नैप हेड, पैन हेड, काउंटर संग हेड, राउंड काउंटर संग हेड। ठीक है। जब बना ले तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। डन मनीष? चलिए देखिए, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। रिविट एक राउंड डक्टाइल मेटल का पीस होता है, जिसके एक तरफ हेड होता है, जिसे इंसर्ट किया जाता है, दूसरी तरफ हैमर किया जाता है, हेड बनाया जाता है। फिर से सुनिए। रिविट एक राउंड डक्टाइल मेटल पीस होता है, जिसके एक तरफ हेड होता है, इसे दोस्तों होल में इंसर्ट किया जाता है, और दूसरी तरफ हैमर करके हेड बनाया जाता है। इस तरीके से कनेक्शन बनता है। क्या ये बात समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आई? तो एक पॉइंट लिखिए यहां पर फटाफट। एक पॉइंट लिखिए। रिविट इज अ रिविट इज अ राउंड डक्टाइल मेटल पीस। Rivet is a round ductile metal piece with head at one end with head at one end, and hammering is done to make head and hammering is done to make head at other end, and hammering is done to make head at other end. लिखा दोस्तों आप लोगों ने? Rivet is a, क्या हो गया पेन को यार? राउंड डक्टाइल
metal piece with head at one end and hammering is done and hammering is done and hammering is done to make head at other end. ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, टू मेक हेड एट अदर एंड। अब एक चीज देखो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ हेड रिविट्स आर on the basis of head on the basis of head rivets are snap head, pan head, countersunk head, और राउंड काउंटर संक हेड। राउंड काउंटर संक हेड। अच्छा, काम नहीं कर रहा? इतना लिख लिया आप लोगों ने? अब देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, देखो रिविटिंग कनेक्शन कैसे कनेक्ट, रिविटिंग का मतलब रिविटेड कनेक्शन बनाना, है ना? रिविटिंग का मतलब रिविटेड कनेक्शन बनाना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक बात मुझे बताइए, अगर बीच बीच में हिंदी आप लोग को यहाँ लिख दूं, यहाँ पर जैसे यही सेंटेंस था, रिविटिंग मींस रिविटेड कनेक्शन बनाना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ, रिविटिंग मींस क्या होता है? रिविटेड कनेक्शन बनाना, ठीक है, ये आप हिंदी में लिख लीजिए। टू मेक द रिविट कनेक्शन, दैट इज रिविटिंग, ठीक है। कहीं पे भी आपने देखा होगा ना, रिविटिंग कर रहे हैं, रिविटिंग का मतलब रिविटेड कनेक्शन बना रहे हैं। चलो देखो एक और चीज देखो, एक और चीज देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि अब रिविटिंग कैसे करेंगे, आप यहाँ पर रिविट इंसर्ट करोगे, यहाँ हैमर करोगे। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो कोल्ड रिविटिंग, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो कोल्ड रिविटिंग, अगर आप इसे हीट कर रहे हो, अगर आप इसे हीट कर रहे हो अप टू 500 डिग्री सेल्सियस, हीट करने के बाद हैमरिंग करोगे तो आसानी से हैमरिंग हो जाएगी। उमेश, अच्छा ठीक है, हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तक सही चल रहा है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट साउथ इंडिया के भी जुड़े हुए हैं, कर्नाटका के हैं, केरला के हैं, तमिलनाडु के हैं, ठीक है, यहां तक सही चल रहा है, अब तक सही चल रहा है, मतलब लैंग्वेज में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं यूज करूंगा, नहीं यूज करूंगा, नहीं यूज करूंगा भाई, नहीं यूज करूंगा। अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? बताइए यस और नो। बताइए यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ दोस्त। ठीक है, आई होप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, रिविटिंग मीन्स टू मेक द रिविट कनेक्शन। रिविटिंग का मतलब क्या होता है? टू मेक रिविट कनेक्शन। रिविटिंग का मीन्स क्या होता है? टू मेक रिविटेड कनेक्शन। टू मेक रिविट कनेक्शन। अब देखो बहुत ध्यान से, रिविट कनेक्शन बनाने को रिविटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब एक चीज देखो दोस्तों,
अगर आपने ये प्रोसेस रिविट इंसर्ट किया, नॉर्मल टेम्परेचर पे हीटिंग कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं कोल्ड रिविटिंग। बट इसी को हीट कर दिया आपने, फिर रिविटिंग कर रहे हैं तो कोल्ड हॉट रिविटिंग। तो मुझे एक बात बताइए, अगर बड़े डायमीटर के रिविट होंगे तो क्या कोल्ड रिविटिंग में प्रॉब्लम आएगी? आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, यस और नो? अगर बड़े डायमीटर के रिविट हैं तो आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ कोल्ड रिविटिंग, यस और नो? समझ में आ गया? टू मेक रिविट कनेक्शन, रिविटिंग कैन बी डन बाय riveting can be done by cold riveting. Cold riveting, riveting can be done by, ठीक है, cold riveting. What do you mean by cold riveting? कोल्ड रिविटिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर पे रिविटिंग इज डन एट नॉर्मल टेम्परेचर, रिविटिंग इज डन एट नॉर्मल टेम्परेचर, riveting is done at normal temperature, hence hence required high forces. Hence require high forces. It makes the process uneconomical. It makes the process uneconomical. It makes the process uneconomical. Understood everyone? रिवेटिंग इज डन एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर वो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो आपका क्या होगा? ये प्रोसेस अनइकोनॉमिकल होता है एज कंपेयर टू हॉट रिवेटिंग। इसीलिए बड़े डायमीटर के रिविट्स के लिए, बड़े डायमीटर के रिविट्स के लिए हम रिवेटिंग नहीं करते हैं, ठीक है? कोल्ड रिवेटिंग इज नॉट अडॉप्टेड फॉर डाया ऑफ रिविट मोर देन 10 mm. कोल्ड रिवेटिंग इज नॉट अडॉप्टेड cold riveting is not adopted for dia of rivet more than 10 mm. तो 10 mm से बड़े रिवेट्स के लिए हम कोल्ड रिवेटिंग नहीं करते हैं। लिखा फ्रेंड्स? नेक्स्ट इज हॉट रिवेटिंग, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट हॉट रिवेटिंग है। दोस्तों मुझे एक बार, जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन से स्टूडेंट मध्य प्रदेश के बॉटम, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट सदर्न इंडिया से हैं? मतलब अगर मैं आपसे स्टेट पूछूं, क्या आप लोग मुझे कमेंट में स्टेट लिख सकते हैं? ताकि मुझे पता लगेगा ना कि हाँ, मुझे हिंदी वर्ड्स भी कम से कम यूज करने हैं। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप लोग किस किस स्टेट से हैं? टेम्परेचर हेंस, HENCE हेंस, नॉर्मल टेम्परेचर हेंस
रिक्वायर हाई फोर्सेस, हेंस है वो। हेंस अरे रे रे रे। तेलंगाना, गुजरात, बिहार, एमपी, यूपी, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जेएनके। अच्छा, यूपी ट्रिपल एससी वाले तो यूपी के ही होंगे। यूपी ट्रिपल एससी वाले तो यूपी के ही होंगे। जय मध्य प्रदेश। अरे मैं देख नहीं पाया सारे कमेंटर को। अच्छा अच्छा, वेस्ट बंगाल के हैं, ओके ओके ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इतना लिख लिया। कोल्ड रिमिट इज नॉट अडॉप्टेड फॉर डाई ऑफ रिविट मोर देन 10 mm। क्या रीजन है इसका? ओके, नहीं तो असम से हैं, अरुणाचल प्रदेश, ओके अरुणाचल प्रदेश से हैं। वेरी वेरी गुड यार। यूपी से हैं संजय राजपूत। ठीक है चलिए। ठीक है, आई मीन जब मैं कन्वर्सेशन आपसे कर रहा हूं तो वो तो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, आई होप इतना तो आप समझ जाते होंगे। हैं? देबू, अच्छा राहुल, अरे बाप रे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। आगे बढ़े। मुझे एक बात बताइए, नेक्स्ट इज हॉट रिविटिंग। हॉट रिविटिंग में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हॉट रिविटिंग में हम रिविट के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे ताकि जब हम क्लैंप करें, जब हम हिट करें उसे, तो इजीली एक्सपैंड कर जाए, इजीली हेड बन जाए। दैट इज हॉट रिविटिंग। तो बड़े डायामीटर्स के लिए हम क्या करते हैं, वी अडॉप्ट फॉर हॉट रिविटिंग। क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है? चलिए ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज हॉट रिविटिंग। तो रिविटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाई हॉट रिविटिंग प्रोसेस। क्या हो रहा है यार? बहुत, ये मार्कर बहुत सेंसिटिव है यार, ये वाला मार्कर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब चलो, हॉट रिविटिंग। प्रफुल्ल तिवारी, यूपी 78, यूपी 78 कौन सा है, बरेली है क्या? यूपी यूपी 78 कानपुर और बरेली। यूपी 32 लखनऊ है। यूपी 78 ये कहीं देखा हुआ है यार। यूपी 78 कहाँ देखा था? चलो होगा। हॉट रिविटिंग देखते हैं दोस्तों, लिख लीजिए। इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, ठीक है, रिविट्स आर हीटेड टू, rivets are heated to 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस। अबे यार दूसरा मार्कर यूज कर ले। rivets are heated to 500 to 500 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीट कर रहे हैं यहाँ पर हम। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा हाँ, यूपी 78 इलाहाबाद है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, हीटेड टू, एंड हैमरिंग इज डन ऑन अदर साइड, एंड हैमरिंग, एंड हैमरिंग इज डन ऑन अदर साइड टू मेक हेड, टू मेक हेड। ये बात समझ में आ गई, यस और नो? अब देखिए, अब आप जो हैमरिंग कर रहे हो, देखो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, हॉट रिविटिंग, नॉर्मल टेम्परेचर पे किया, कोल्ड रिविटिंग। अब हैमरिंग आप कर रहे हो मैनुअली हैंड से, तो हैंड रिविटिंग। मशीन से कर रहे हो तो पावर ड्रिवन रिविटिंग। ठीक है, आप हैमरिंग कर रहे हैं शॉप में तो शॉप रिविटिंग, आप कर रहे हो फील्ड में तो फील्ड रिविटिंग। सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? आप हैमरिंग कर रहे हो हाथ से तो हैंड रिविटिंग, आप मशीन से कर रहे हो तो पावर ड्रिवन रिविटिंग। हाँ बिल्कुल होता है, उसी को क्लैंपिंग एक्शन बोलते हैं। दैट इज नोन एज क्लैंपिंग एक्शन। क्लियर है? तो फ्रिक्शन डेवलप होता है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। आपने अभी देखिए,
ये देखिए, जब हम यहाँ रिविट इंसर्ट करेंगे, देखो ये देखो, देखो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, ये गैप फिल कर देगा। गैप फिल कर देगा तो इन फाइबर्स के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये जितने फाइबर्स आपको दिख रहे हैं डॉट डॉट वाले, इनके साथ बॉन्ड बना लेगा, इनके साथ बॉन्ड बना लेगा। फिर उसके बाद ये क्या होगा, कूल डाउन होगा। कूल डाउन होगा तो क्या करेगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फाइबर्स इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। क्लियर है, इसे ये अपनी तरफ खींचेंगे, इसे ये अपनी तरफ खींचेंगे। अब इसको रजिस्ट करने के लिए प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है। इसको रजिस्ट करने के लिए प्लेट्स में फ्रिक्शन डेवलप होता है, उसे बोलते हैं क्लैंपिंग एक्शन। अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? तो यहां पर क्लैंपिंग एक्शन डेवलप होता है आफ्टर कूलिंग। क्लैंपिंग एक्शन डेवलप्ड बिटवीन दी प्लेट्स ऑन कूलिंग। ऑन कूलिंग clamping action, clamping action develop between plate, develop between plate। अब ये क्लैंपिंग है क्या, ये फ्रिक्शन फोर्स है। दिस इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन फोर्स। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैमरिंग कैन बी डन, हैमरिंग कैन बी डन मैनुअली और मैकेनिकली। ठीक है, मैनुअली और मैकेनिकली, हैमरिंग कैन बी डन मैनुअली और मैकेनिकली, मैनुअली और मैकेनिकली। it is classified as it is classified as it is classified as hand driven rivet and power driven rivet। हैंड ड्रिवन रिवेट और सेकंड क्या है, पावर ड्रिवन रिवेट। हैंड ड्रिवन रिवेट एंड पावर ड्रिवन रिवेट, इतनी बात समझ में आ गई। रिवेटिंग आप शॉप पे भी कर सकते हैं एंड फील्ड पे भी कर सकते हैं। रिवेटिंग कैन बी डन एट शॉप एंड एट फील्ड। रिवेटिंग कैन बी डन एट शॉप और एट फील्ड। then it is said as then it is called as field riveting and shop riveting। shop riveting और फील्ड रिवेटिंग। अब मुझे एक बात बताओ, मैं सर्कल कर देता हूं। शॉप रिवेटिंग करना, पावर ड्रिवन रिवेट करना और हॉट रिवेटिंग करना, ये सबसे बेस्ट रिवेटिंग होगी। हॉट रिवेटिंग, पावर ड्रिवन हॉट रिवेटिंग एट शॉप इज द बेस्ट रिवेटिंग। यस और नो? पावर ड्रिवन रिवेटिंग एट शॉप इज द बेस्ट रिवेटिंग। ठीक है, पावर ड्रिवन, पावर ड्रिवन हॉट रिवेटिंग एट शॉप इज इज बेस्ट रिवेटिंग, इज बेस्ट रिवेटिंग। बताइए दोस्तों, हमने सभी प्रोसेस का सबसे बेस्ट बेस्ट पार्ट ले लिया और हमें बेस्ट रिवेटिंग मिल गई, है ना? ये लिख लीजिए।
लिख लिया दोस्तों? आगे बढ़े। अब दोस्तों यार ध्यान रखिएगा, हमने दो चीज यूज करी है, फाई और डी। फाई क्या है? फाई होता है शैंक डाया, उसे और क्या बोलते हैं? उसे नॉमिनल डाया भी बोलते हैं। और डी क्या है यहाँ पर? डायामीटर ऑफ रिविट होल, उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिविट भी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? नोट के फॉर्म में लिख दूं? ठीक है, यहां तक लिखा आप लोगों ने? देखिए, अंडर नॉर्मल टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, ये नोट के फॉर्म में लिख देता हूं। यहां पर हमने दो टर्मिनोलॉजी यूज करी है। एक तो फाई यूज किया है दोस्तों, फाई को हम क्या बोल देंगे यहां पर? शैंक डायामीटर ऑफ रिविट, या फिर नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिविट। शैंक डाया ऑफ रिविट, शैंक डाया ऑफ रिविट, या हम क्या बोल देंगे? नॉमिनल डाया ऑफ रिविट। नॉमिनल डाया ऑफ रिविट। ठीक है, और डी क्या है दोस्तों? डी क्या है? डी है आपका, डी आपका क्या है? डायामीटर ऑफ रिविट होल, डाया ऑफ रिविट होल, या इसे क्या बोल देंगे? और ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिविट, ग्रॉस डायामीटर ऑफ रिविट। ये दो चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर ये दो चीजों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्लियर है? रिविट्स में एक चीज आप लिख लीजिएगा, रिविट्स में स्ट्रेंथ निकालते हैं तो ग्रॉस डायामीटर की मदद से निकालते हैं, बट बोल्ट में शैंक डाया की हेल्प से निकालते हैं। क्लियर? इन रिविट strength is calculated using gross diameter of rivet, but in bolt the strength is calculated using shank dia of bolt। ये चीज ये कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। ये एक और नोट लिख देता हूं, ये आगे काम आएगा आपको। नोट क्या लिख देता हूं? इन रिवेट, ठीक है, इन रिवेट इन रिवेट strength is calculated using, strength is calculated using, strength is calculated using, ठीक है, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, बट इन स्ट्रेंथ, बट इन बोल्ट, but in bolt strength is calculated using, strength is calculated using shank dia of rivet, shank dia of bolt, shank dia of bolt। अब ऐसा क्यों होता है? why we are taking gross dia of rivet? हम रिविट का ग्रॉस डाया क्यों ले रहे हैं? हम ये मान के चलते हैं, आफ्टर रिविटिंग रिविट fills the rivet hole completely। हम ये मान के चलते हैं, रिविटिंग के वक्त जब हम हैमरिंग कर रहे हैं तो रिविट होल को पूरा फिल कर देगा। हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं? तो रिविट में वी यूज फाई, रिविट में हम क्या यूज करेंगे? रिविट वी यूज टी। वाई? हम ये मान के चलेंगे, वी अज्यूम दैट रिविट fills the rivet hole, fills the rivet hole completely। fills the rivet hole completely। समझ में आया?
और रिलेशन बिटवीन डी एंड फाई, देखो डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू फाई प्लस 1.5 mm। अगर आपका जो फाई है 25 mm से अगर कम होता है, और यही वैल्यू क्या हो जाती है 5 + 2 mm, अगर फाई की वैल्यू किससे बड़ी हो 25 mm से, तो मैंने किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बताई है, नॉमिनल डायामीटर और ग्रॉस डायामीटर के बीच में। द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट या डायमीटर ऑफ रिविट होल इज इक्वल टू टैंक डाया ऑफ रिविट प्लस 1.5 mm। यही तो है रिलेशन बिटवीन डायमीटर ऑफ रिविट होल एंड डायमीटर ऑफ रिविट। रिलेशन बिटवीन ये किसके बीच में है, रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन डाया ऑफ रिविट होल, डाया ऑफ रिविट होल एंड शैंक डाया ऑफ रिविट, एंड शैंक डाया ऑफ रिविट। ये नोट कर लीजिए। लिख लिया दोस्तों। अच्छा देखिए अब ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक क्या है देखिए दोस्तों, ड्रॉबैक क्या है, अगर आपने रिविटेड कनेक्शन बनाया, पहली बात तो आपको हैमरिंग करनी पड़ेगी तो नॉइस पॉल्यूशन बहुत होगा। दूसरा क्या होता है, अगर मान लो मुझे इसकी थिकनेस बढ़ानी है, मुझे इस प्लेट की थिकनेस बढ़ानी है, तो पहले मैं ये हेड को कट करूंगा, पहले मैं ये हेड को कट करूंगा, फिर इस प्लेट को इस रिविट को निकालूंगा, फिर दूसरी प्लेट लाऊंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद दोस्तों दूसरा रिविट यूज करूंगा। इसका मतलब मॉडिफिकेशन करना डिफिकल्ट होता है, मॉडिफिकेशन इज डिफिकल्ट इन रिविटेड कनेक्शन। मगर बोल्ट में क्या होता है, आपने नट अनस्क्रू किया, बोल्ट हटाया, दूसरी प्लेट लाए, वही बोल्ट लगाया और नट लगा दिया। तो एज कंपेयर टू बोल्टेड कनेक्शन, रिविटेड कनेक्शन में क्या होता है, मॉडिफिकेशन करना डिफिकल्ट होता है, प्लस नॉइस पोल्यूशन बहुत होता है। क्लियर है। तो व्हाट आर द ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, रिविट के ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ऑफ रिविटेड कनेक्शन, इतना लिखा आप लोगों ने। ये लिख लिया। अच्छा ये वाला पॉइंट रह गया था, पावर ड्रिवन हॉट रिवेट इज बेस्ट क्वालिटी रिविटिंग, इज बेस्ट क्वालिटी रिविटिंग। ठीक है। एक एक और चीज लिख देता हूं मैं, ड्रॉबैक ऑफ रिवेटिंग कनेक्शन, ड्रॉबैक ऑफ रिवेट क्या है, एक तो पहला है नॉइस पोल्यूशन बहुत होता है, नॉइस पोल्यूशन बहुत होता है। और दूसरा क्या ड्रॉबैक है दोस्तों, दूसरा ड्रॉबैक है मॉडिफिकेशन इज डिफिकल्ट, मॉडिफिकेशन इन स्टील स्ट्रक्चर इज डिफिकल्ट। मॉडिफिकेशन इन स्टील स्ट्रक्चर इज डिफिकल्ट। इन स्टील स्ट्रक्चर इज डिफिकल्ट, क्या ये बात समझ में आ गई। रह गया थोड़ा सा, नहीं लिखा।
अच्छा ये लिख लो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो। हेलो यार समर सिंह, सुमेर सिंह है, अच्छा। हेलो भाई सुमेर सिंह। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 5वां लेक्चर है स्टील का, और सारे लेक्चर इंटरलिंक हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 2x स्पीड पे पुराने लेक्चर जरूर देख लीजिए। ठीक है, और मुझे नहीं लिखा, लिखो 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 भाई लिखो, लिख लीजिए, अच्छा ये लिख लीजिए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो स्टूडेंट पूल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ना। फ्रॉम अक्रॉस ऑल इंडिया, ऑल इंडिया से दोस्तों स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। इवन स्टूडेंट फ्रॉम तमिलनाडु, स्टूडेंट फ्रॉम केरला, स्टूडेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अच्छा स्पीड कम करें, तेज हो रहा है? ठीक है, चलो आराम आराम से पढ़ते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं, लिख लीजिए पहले आप। ठीक है यार सुमेर। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए लिख लिया, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। वेरी वेरी गुड एवरीवन, ये भी नोट कर लीजिए। और फिर नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे बोल्टेड कनेक्शन। ये लिखो, तब तक मैं नेक्स्ट हेडिंग डालता हूँ। अब देखो, दिस इज हेड। ये दोस्तों क्या होता है बोल्ट में? ये हेड होता है। आपने कभी बोल्ट में देखा है थ्रेड बने होते हैं? थ्रेड बने होते हैं, तो दो थ्रेड के बीच में एरिया कम नहीं हो जाता? ऊपर दोस्तों हेड है, ये शैंक है, ठीक है, तो शैंक होता है। अभी इतना नहीं है यार, अभी हम सिर्फ कनेक्शन देख रहे हैं। रिविट हम डिजाइन करना पूरा सीखेंगे, समझ गए? ये इतना नहीं है, ये सिर्फ हमने रिविट के बारे में इंट्रोडक्शन देखा है। अभी तो रिविट पूरे 3 लेक्चर चलेगा। अभी हम सिर्फ सारे कनेक्शन देखेंगे, फिर बोल्ट डिजाइन करना सीखेंगे, वेल्ड डिजाइन करना सीखेंगे। उसके बाद हम WSM पे आएंगे। तो WSM मेरा बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, मुझे टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को?
तो देखो दोस्तों ये फाई क्या है, दिस इज नोन एज शैंक डाया ऑफ बोल्ट। फाई क्या है दोस्तों, शैंक डाया ऑफ बोल्ट। ठीक है, अब यहाँ थ्रेड है, थ्रेड के बीच में एरिया कम हो जाता है, आप देखते हो थ्रेड के बीच में दो एरिया कम हो जाता है, उसे बोलते हैं एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड, या दोस्तों क्या बोलेंगे, ए एन बी, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। फाई क्या है दोस्तों, बोल्टेड कनेक्शन में फाई दोस्तों क्या है, शैंक डाया ऑफ बोल्ट। फाई है आपका शैंक डाया ऑफ बोल्ट। और वहां पर एरिया क्या होता है, जहां शैंक डाया लिखा है वहां पर दोस्तों एरिया क्या है, ए एस बी, शैंक एरिया ऑफ बोल्ट। ए एस बी दोस्तों क्या है, शैंक एरिया ऑफ बोल्ट। ठीक है, यहां दोस्तों डी कर लीजिए इसे, यहां डी और डी नॉट, कोड में कैसे लिखा हुआ है, डी और डी नॉट लिखा हुआ है, डी। ठीक है, पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर, पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई। यहां पर क्या है दोस्तों, एरिया जहां थ्रेड है, एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड, एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड, एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड। बात समझ में आ गई। तो एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड ए एन बी होता है, ए एन बी, या आप इसे बोल सकते हैं नॉमिनल एरिया ऑफ बोल्ट। ए एन बी क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड, एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड। इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0.78 से 0.80, किसका किसका दोस्तों, पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर उसका। या आप ऐसे ए एन बी को और कैसे लिख सकते हैं, ए एन बी को और कैसे लिख सकते हैं, तो ए एन बी जो आपका होता है वो क्या होता है, 0.78 से 0.80 इंटू ए एस बी, इंटू ए एस बी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कुछ नहीं दिया होता है तो आप 0.78 लेते हैं। तो बोल्टेड कनेक्शन में दोस्तों शैंक होता है डी, शैंक डायमीटर डी होता है, और थ्रेड जहां पर होते हैं वहां एरिया कम हो जाता है, कितना, 0.78 से 0.80 होता है, मतलब 20 से 22% कम हो गया। क्लियर है, इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बोल्ट के ऊपर बढ़ते हैं। अभी तो हम टाइप ऑफ कनेक्शन ही देख रहे हैं, डिजाइन तो अभी देखी नहीं है दोस्त। लिखा, बताओ भाई, लिखा। तो बोल्ट क्या है, लिख लिया सबने, सबने लिख लिया, राहुल, उमेश, उत्तेज,
कृष्णा जल्दी से बताइए, यूपी ट्रिपल एस सी वाले, राजकुमार, कृष्णा, सबने लिख लिया? रजत, चलिए देखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोल्ट होता क्या है। बोल्ट एक मेटल का पिन है, बोल्ट एक मेटल का पीस है जिसमें एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ शैंक थ्रेडेड है। अगर मैं आपसे पूछूं बोल्ट बताइए क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? बोल्ट एक मेटल का पीस है जिसमें एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ शैंक में थ्रेड होते हैं। यही तो होता है दोस्तों। हाँ, अगर अज्यूम करना होता है, इफ 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 नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, if nothing is given in question, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है और आपको अज्यूम करना होता है ना, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? ए एन बी जो होता है वो क्या होता है? 0.78, देन 0.78 पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। क्या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं? ए एन बी इज इक्वल टू 0.78 टाइम्स ऑफ द ए एस बी। क्या ये बात समझ में आई? बताइए, क्या ये बात समझ में आई? अब समझ में आ गया? तो बोल्ट इज अ मेटल पिन, बोल्ट इज अ metal pin, bolt is a metal pin with head at one end, with head at one end, with head at one end, and shank threaded at other end, and shank threaded at threaded at other end, shank threaded at other end। क्या ये मतलब समझ में आया? शैंक में थ्रेड है अदर एंड में, ठीक है। बोल्टिंग मीन्स टू मेक बोल्ट कनेक्शन, बोल्टिंग मीन्स टू मेक बोल्ट कनेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बोल्ट अवेलेबल आर एज फॉलोज, बोल्ट्स अवेलेबल आर एज फॉलोज। बोल्ट्स कितने टाइप के होते हैं ये हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका क्या है? ब्लैक बोल्ट, अनफिनिश्ड बोल्ट, ब्लैक बोल्ट, अनफिनिश्ड बोल्ट या ऑर्डिनरी बोल्ट। तो ये तीन टाइप के बोल्ट होते हैं। एक तो ये पहला आपका होल गया, दैट इज ऑर्डिनरी बोल्ट। दूसरे टाइप के बोल्ट कौन से होते हैं? दूसरे टाइप के बोल्ट होते हैं हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, सॉरी, दूसरे टाइप के होते हैं टर्न बोल्ट या टर्न बोल्ट या क्लोज टॉलरेंस बोल्ट, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। और थर्ड टाइप के बोल्ट कौन से होते हैं? थर्ड टाइप के बोल्ट आपके होते हैं हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, इन तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। अभी आप लोग ये लिख लीजिए, तीन टाइप के बोल्ट अवेलेबल है हमारे पास। पहले हैं आपके ब्लैक बोल्ट, अनफिनिश्ड बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट। सेकंड है टर्न बोल्ट, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट और हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। लिख लिया सबने?
लिख लिया सबने, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग डालिए आप लोग, अनफिनिश्ड बोल्ट कौन से होते हैं, देखिए। ठीक है, सेकंड वाला दोस्त ये है टर्न्ड, TURNED, टर्न्ड बोल्ट, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। थर्ड है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। ठीक है, बिट्टू लिख लिया, डन है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ब्लैक बोल्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काले हैं, अबे इसका मतलब ये नहीं है काले हैं, ये नाम है ब्लैक बोल्ट, अनफिनिश्ड बोल्ट और ऑर्डिनरी बोल्ट। मतलब ये वहां यूज होंगे जहां दोस्तों बहुत कम लोड आ रहा होगा, या ये बोल्ट वहां यूज नहीं करते हैं जहां दोस्तों फटीग आता है, वाइब्रेशन आते हैं। ठीक है, जहां बहुत लाइट और स्टैटिक लोड होता है वहां पर हम लोग ब्लैक बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट यूज करते हैं। इसका मतलब मशीन्स में क्या ये बोल्ट यूज होंगे, क्योंकि मशीन्स में वाइब्रेशन होता है, ये बोल्ट मशीन में यूज नहीं होंगे। क्लियर है। अब ये लो क्वालिटी के होते हैं तो वहीं यूज होगा जहां पर कम लोड आ रहा हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, यस और नो? नाम है बस ब्लैक बोल्ट। ठीक है, इट डज नॉट मीन ये काले कलर के होते हैं, नाम दिया हुआ है ऑर्डिनरी, अनफिनिश्ड और ब्लैक बोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वील सी ऑर्डिनरी बोल्ट। देखो ऑर्डिनरी बोल्ट क्या होते हैं। ऑर्डिनरी बोल्ट्स, अब अगर ऑर्डिनरी बोल्ट्स की बात बताऊं तो ये क्या होते हैं, दे आर लीस्ट एक्सपेंसिव, है ना, दे आर। सेकंड वाला है क्लोज टॉलरेंस, टर्न्ड, TURNED, एन है ये, TURNED, टर्न्ड बोल्ट, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। अभी बताता हूं ये क्या होते हैं। तो देखो बहुत ध्यान से, हमने क्या देखा, ऑर्डिनरी बोल्ट, ये क्या होते हैं दोस्तों, लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। दे आर लीस्ट एक्सपेंसिव, दे आर लीस्ट एक्सपेंसिव, सबसे कम महंगे हैं ये। ठीक है, दे आर यूज फॉर स्ट्रक्चर हैविंग, दे आर यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर हैविंग, दे आर यूज फॉर स्ट्रक्चर हैविंग लाइट, ठीक है, लाइट स्टैटिक लोड, लाइट स्टैटिक लोड, लाइट स्टैटिक लोड। बात समझ में आ गई है आप लोगों को? ठीक है, और दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर, दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर, दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर फटीक एंड वाइब्रेशन लोड। ठीक है, फॉर इम्पैक्ट लोड, फटीक एंड वाइब्रेशन, इम्पैक्ट लोड, इम्पैक्ट लोड, फटीग एंड वाइब्रेशन, फटीग एंड वाइब्रेशन। इसका मतलब दे आर नॉट यूज इन मशीन, नॉट यूज इन मशीन, नॉट यूज इन मशीन। दोस्तों हम मशीन में इन्हें यूज नहीं करते हैं, मशीन के लिए हमारे पास क्लोज टॉलरेंस बोल्ट होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है, दे आर अवेलेबल इन, दे आर अवेलेबल इन, दे आर अवेलेबल इन 5 mm to 36 mm डायामीटर, 5 mm to 36 mm डायामीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक चीज और देखिए दोस्तों, एक चीज और देखिए, इनका डेजिग्नेशन क्या होता है। देखो डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इन्हें कैसे लिखा जाता है, M5, आपसे बोलेगा M5 है, M36 है। M का मतलब होता है मेट्रिक, M का मतलब यहां पर होता है मेट्रिक, मतलब डायमेंशन, डायमेंशन। कोई बोल्ट है, कोई ऑर्डिनरी बोल्ट है M5 का, तो आप क्या बोलेंगे, उसका शैंक डाया कितना है, उसका शैंक डाया कितना होगा दोस्तों, उसका शैंक डाया कितना होगा, दिस इज 5 mm, ये M5 है, दिस इज M5। और आपको अगर मैं बोल दूं कोई बोल्ट है, कोई बोल्ट है, ठीक है, वो कितना है, M36 का है, M36, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका शैंक डाया कितना हो जाएगा, 36 mm हो जाएगा।
उसका शैंक डाया कितना हो जाएगा, 36 mm हो जाएगा। यस और नो, ये उनका डेजिग्नेशन है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दोस्तों, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर्टी क्या होती है, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है। क्लास इनके हेड पे लिखा जाता है, जैसे क्लास 4.6 है, क्लास अगर 4.6 है, ध्यान से सुनिएगा, तो ये जो बोल्ट है जिस मटेरियल का बना है, उस मटेरियल की मैं यील्ड स्ट्रेस निकाल सकता हूं। यील्ड स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, यील्ड स्ट्रेस ऑफ बोल्ट मटेरियल। तो इसको दोस्तों कैसे डिफाइन करते हैं, गामा, गामा एम बी, गामा सॉरी यील्ड स्ट्रेस ऑफ बोल्ट एफ वाई बी, एफ वाई बी यील्ड स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। और इस बोल्ट का जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकाल सकता हूं मैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एफ यू बी। कैसे डिफाइन करेंगे, एफ यू बी। देखो बहुत ध्यान से दोस्तों, अगर मैंने आपको दे दिया बोल्ट का क्लास 4.6 है, तो मतलब जो भी पॉइंट के पहले लिखा होगा उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पॉइंट के पहले जो भी लिखा हो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 × 100, 4 × 100, मतलब उस बोल्ट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए जो 400 है, अब 4 के बाद जो भी लिखा हुआ है पॉइंट के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 इंटू 0.6, तो ये क्या हो जाएगा, 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब वो बोल्ट जिस मटेरियल का बना है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 240, और उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है, 400। तो क्लास और डेजिग्नेशन से ये पता लगता है। तो इन बोल्ट की क्लास और डेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जांपल लिया मैंने 4.6। 6.2 अगर होगा, अगर 6.2 होगा तो वो बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होगी, 600। उस बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, 600 इंटू 0.2, कितना हो जाएगा, 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 6.4 अगर हो गया तो निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको दे दूं कोई एक ऑर्डिनरी बोल्ट है M10 का, उसकी उसकी क्लास जो है 6.4 है, 6.4 है, तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, पॉइंट के पहले 6 लिखा है तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600। अब उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, 6 के बाद क्या लिखा है, 0.4, तो 600 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240 विल बी द यील्ड स्ट्रेंथ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस और नो गाइस, लिख लीजिए।
लिख लिया फ्रेंड्स? आगे बढ़े। अब तो मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं लिखने का। लिखो लिखो, अच्छा लिखो। लिख लिया? चलिए, तो इसका मतलब मुझे ऐसे बोल्ट भी चाहिए। लिख लिया ना सबने? बढ़िया। इसका मतलब मुझे ऐसे बोल्ट भी चाहिए जो मशीन में यूज हो सके। मतलब जहां फटीग आ रहा हो, जहां वाइब्रेशन आ रहा हो, जहां इंपैक्ट लोड आ रहा हो, वहां भी तो मुझे ऐसे बोल्ट चाहिए। तो वहां कौन से बोल्ट होते हैं? क्लोज टॉलरेंस बोल्ट या टर्न्ड बोल्ट। ठीक है, तो सेकंड टाइप के जो बोल्ट होते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? क्लोज टॉलरेंस बोल्ट या फिर क्लोज टॉलरेंस, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट या टर्न्ड बोल्ट। या दोस्तों क्या होते हैं? टर्न्ड बोल्ट होते हैं, या टर्न्ड बोल्ट होते हैं। बात समझ में आया? क्लोज टॉलरेंस का मतलब समझते हैं। देखिए देखिए, एक बोल्ट तो आपका ये है, एक बोल्ट आपका ये है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको कुछ अंतर दिख रहा है? दोस्तों आपको दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों बोल्ट्स में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? क्या आपको कुछ डिफरेंस क्रिएट समझ में आ रहा है? तो दे आर क्लोज टॉलरेंस बोल्ट, दे आर क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। ठीक है, दीज बोल्ट्स हैव, these bolts have close tolerance, these bolts have close tolerance। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इनमें क्लोज टॉलरेंस है ना? बात समझ में आ गई आप लोग को? एंड यूज्ड इन मशीन्स और स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू, और इन स्ट्रक्चर subjected to fatigue vibration, fatigue vibration and impact load। क्लियर है? लिखा फ्रेंड्स आप लोगों ने? चलिए ठीक है। तो आज थोड़ा सा क्या है कि मैं कहीं से ट्रैवल करके आया हूँ दोस्तों, तो आज की क्लास थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं। 10 मिनट्स पहले या 15 मिनट्स पहले आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है, बट ठीक है, कल अपना जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है हम उसी ड्यूरेशन पे पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास दोस्तों क्या है कि यहीं तक रखते हैं, और हमारा एक बोल्ट बचा है, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। क्लियर है? वो हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट के बाद हम कनेक्शन बनाना सीखेंगे, कैसे कैसे कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास फिर मैं यहीं ओवर करता हूँ, और फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। रिवाइज करते रहिएगा, सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं, तो आप लोग कोई भी लापरवाही मत करिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।